आदित्य ने मुस्कुराकर कनक को नीचे उतार दिया। कनक उसकी मुस्कान से और ज़्यादा चिढ़ गई और उसे घूरते हुए आगे बढ़ गई। आदित्य ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकी तो कनक हैरान हो गई। उसने सवालिया निगाहों से आदित्य को देखा, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए नीचे उतर गया। कनक भी उतरी और उसके बगल में खड़ी हो गई। हम यहाँ क्यों आए हैं? कनक ने ऊब कर उससे पूछा। वो कब से किसी को कॉल लगा रहा था। तुम्हारे दिमाग का इलाज के लिए। आदित्य ने अपना फ़ोन नीचे रखा और आगे बढ़ गया। दोनों राजेंद्र जी के केबिन में पहुंचे। वो भी केबिन में मौजूद नहीं थे, तो वो लोग उनका इंतज़ार करने लगे। कनक बार बार आदित्य की तरफ देखकर उससे यहाँ आने की वजह जानना चाहती थी, लेकिन वो अपने फ़ोन में लगा हुआ था। कनक को अब गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में उठी ही थी कि राजेंद्र जी अंदर आए। आई एम सॉरी आदि। कनक, हमें पेपर बनवाने में थोड़ी देर हो गई, उन्होंने आते ही कहा। इट्स ओके चाचू, नो प्रॉब्लम, आदित्य ने खड़े होते हुए कहा। तो कनक तैयार होना अपनी नई पारी के लिए। राजेंद्र जी कनक की तरफ देखते हुए बोले। कनक ने सवालिया निगाहों से देखा। उसे सच में नहीं पता था कि वो किस बारे में पूछ रहे हैं। अरे भाई, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन करने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? जी नहीं चाचू, मुझे नहीं लगता है कि इन्हें कोई भी परेशानी होगी आपके साथ काम करके। हाँ, आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कनक को उलझा देखकर आदित्य ने ही राजेंद्र जी को जवाब दिया। ज्वाइनिंग? तो क्या वो उसे यहाँ ज्वाइनिंग के लिए ले आया था? लेकिन वो उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है? कनक ने उलझन में आदित्य की तरफ देखा। वहाँ काम करने के लिए सब ज़रूरी कार्यवाही करके वो घर लौट आए थे। कनक पूरे रास्ते गुमसुम सी थी। उसे फिर से काम करने को लेकर बहुत खुशी थी, क्योंकि पहले वाला हॉस्पिटल छोड़ने के बाद से ही वो यहाँ के किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करने के लिए बहुत मुशक्क़त कर रही थी। हालांकि राजेंद्र जी का खुद का अपना हॉस्पिटल था, लेकिन कनक आदित्य से जुड़े किसी इंसान की मदद लेने से हिचक रही थी कि कहीं आदित्य को कोई मौका न मिल जाए उसे बातें सुनाने का। फिर भी एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था कि आदित्य ने उसकी मदद क्यों की, जबकि वो उसे इतना गलत समझता है। रात में कमरे में पहुंचते ही उसने पहला सवाल यही पूछा, आपने हमारे लिए ये सब क्यों किया? अपने लैपटॉप पर कुछ काम करते आदित्य की उंगलियां कुछ पल के लिए रुक गई। फिर उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, चाचू ने कहा था। उसने आराम से जवाब दिया, मानो उसे पहले से ही पता था कि कनक उससे यही पूछने वाली है। कनक को उसके जवाब से थोड़ी सी निराशा हुई। तुमने डॉक्टर की डिग्री घर बैठने के लिए तो नहीं ली है, फिर क्या परेशानी है तुम्हें? अगर मैंने भी तुम्हारे लिए चाचू से बात की हो तो। आदित्य ने कहा, परेशानी है हमें, हम अपने काम के लिए आपकी कोई भी मदद नहीं लेना चाहते। आपका एहसान लेने से अच्छा है हम घर पर बैठे रहें। कनक ने चिढ़कर कहा, ये भी ठीक है। तुम्हें अब काम करने की ज़रूरत भी क्या है? तुम मलिक ख़ानदान की बहू और आदित्य सिंह मलिक की बीवी हो। आखिर किस चीज़ की कमी है तुम्हें? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें हॉस्पिटल जाने की, चाचू से मैं बात कर लूँगा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। तो कनक और चिढ़ गई। हमें अपने नाम के पति की दौलत से कुछ भी नहीं चाहिए, फिर चाहे हम कितनी परेशानी में ही क्यों ना हो। और हाँ, कल से हॉस्पिटल हम ज़रूर जाएंगे, कनक ने कहा और सोने चली गई। जानता हूँ कि आजकल तुम काम के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी प्यारी है कि तुम मेरी मदद नहीं लोगी और तुम परेशान हो और मैं कुछ ना करूँ, ये भी इम्पॉसिबल है। आदित्य ने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा, फिर वापस काम में लग गया। दिन बीतने लगे। कनक ने घर और हॉस्पिटल दोनों में खुद को बिजी कर लिया था। अंजलि ने भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। विक्रम और वंदना रेस्टोरेंट के काम में बिजी थे, तो नील और आदित्य भी कंपनी में। आदित्य कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी था। कनक उसे मिस कर रही थी। जब से वो बीमार हुई थी वो उसके साथ ही था। वो अलग बात थी कि वो उससे अक्सर कुछ ऐसा कह देता जिससे कनक चिढ़ जाती और उससे लड़ पड़ती, लेकिन अब उसके ना रहने पर वो उसकी कड़वी बातों को भी मिस कर रही थी। उसे हमेशा से अकेले रहने की आदत थी, लेकिन अब आदित्य बिना रात में उसे घबराहट होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन कनक नहाकर बाहर आई तो डरकर चीख पड़ी। आदित्य रूम में ही था। कनक को पता नहीं था कि वो आ चुका है। उसकी गैर मौजूदगी में कनक को बहुत सतर्कता नहीं बरतनी पड़ती थी। वो किसी भी हालत में बाहर चली आती थी। आज भी वो सिर्फ टॉवल में बाहर चली आई थी, इसीलिए आदित्य को रूम में देखकर उसकी चीख निकल गई। आदित्य पानी पी रहा था। कनक की चीख सुनी तो कान में उंगली डालकर पीछे पलटा तो मुंह का सारा पानी बाहर आ गया। कनक ने उसको अपनी तरफ पलटते देखा तो घबराकर वापस बाथरूम में घुस गई। वहीं आदित्य अब भी शॉक्ड खड़ा था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि कनक बाथरूम से ऐसे बाहर आ जाएगी, वरना वो कभी अंदर नहीं आता। मिस्टर मलिक, कनक ने अंदर से पुकारा तो आदित्य ने कहा, बोलो, मेरे कपड़े दे दीजिए ना प्लीज़। कनक ने रिक्वेस्ट की। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम खुद ही ले लो, आदित्य ने कहा। फिर कुछ सोचकर रुक गया और बोला,
रुको देता हूँ। उसने कनक के साइड का कबर्ड खोला तो दिमाग ही चकरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन से कपड़े कनक को दे। क्या कर रहे हैं मिस्टर मलिक, जल्दी दीजिए ना। कनक ने जल्दबाजी मचाई तो आदित्य ने कहा, दिमाग मत ख़राब करो, एक तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कपड़े निकालूं। कबर्ड के नीचे वाले सेक्शन में मेरा नाइट गाउन होगा, वही दे दीजिए ना। कनक ने कहा तो आदित्य ने पहला ड्रॉ खोला तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसमें लड़कियों के इनरवियर थे। उसने हड़बड़ाकर जल्दी से उसे बंद कर दिया। दूसरे साइड को खोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने अपने साइड से लोअर और टी शर्ट निकाल दी और बाथरूम का डोर नॉक किया तो कनक ने एक हाथ निकालकर कपड़े ले लिए। ये क्या दिया है आपने? अंदर से कनक की हैरानी भरी आवाज़ आई तो आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, जो दिया है चुपचाप से पहन लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आदित्य ने कहा और बाहर जाने लगा। तभी बाथरूम से धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज़ आई और उसी के साथ कनक की चीख सुनाई दी। आदित्य ने सिर पर हाथ रख लिया और एक लंबी सांस छोड़कर पूछा, अब क्या हुआ? हम स्लीप होकर गिर गए, कनक ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। तो आदित्य ने घबरा कर कहा, चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं नहीं, बॉडी की मसाज हुई है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम, कनक ने चिढ़कर कहा। तो आदित्य कन्फ्यूज़ हो गया, क्या कह रही हो? बड़े चोट तो नहीं लगी ना? गिरेंगे तो चोट तो लगेगी ही ना। कनक ने गुस्से में कहा, एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ, मैं देखता हूँ। आदित्य ने कहा। इस बार उसकी आवाज़ में कोमलता थी। कनक ने लगभग रोते हुए कहा, हमसे उठा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है, बाहर कैसे आएँ? रुको मैं आ रहा हूँ, आदित्य ने फिक्रमंद लहजे में कहा और अंदर जाने को हुआ, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गया। तुमने चेंज तो कर लिया है ना? उसने हिचकिचाहट से कहा। तो कनक को कपड़ों का ख्याल आया। उसने किसी तरह से कपड़े पहने और उसे अंदर आने को कहा। आदित्य अंदर आया। कनक अपना पैर पकड़कर बैठी हुई थी। उसने सिर्फ टी शर्ट पहनी थी जो उसके घुटनों से नीचे तक आ रही थी। उसने कनक को उठने के लिए कहा और उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फिर जब उसे उसकी तकलीफ़ का ख्याल आया तो झुककर उसे गोद में उठा लिया। कनक ने चौंक कर अपना चेहरा उठाया तो आदित्य के होंठ कनक के गाल से टच हो गए। अचानक हुए इस इंसिडेंट से आदित्य ने असहज होकर कनक को छोड़ दिया तो वह फिर गिरने लगी तो उसने आदित्य की बाँह पकड़ ली। सहारे के लिए आदित्य अभी इसके लिए तैयार नहीं था। संभलने की कोशिश करते करते भी वो कनक को लेकर बाथटब में गिर गया। गनीमत था कि उसमें अभी भी पानी भरा हुआ था। कनक के सिर पर चोट न लगे इसलिए उसने कनक के सिर के नीचे जल्दी से अपना हाथ लगा दिया, जिससे उनके बीच की बची कुची दूरी भी मिट गई। दोनों पहले ही असहज थे, इस करीबी ने उनकी असहजता को और बढ़ा दिया। उसने कनक की तरफ देखा। उसने अपनी आंखों को मींच लिया था, पता नहीं डर से या उसके करीब होने की वजह से। बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। आदित्य का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने महसूस किया कि कनक की धड़कनें भी बेतहाशा चल रही थी। कुछ देर के लिए वो सारी बातों को भूल गया। उसे सामने बस वो लड़की नज़र आ रही थी जो उसकी पहली और आखिरी चाहत थी, जिसे उसने खुद से बढ़कर प्यार किया था। उसके हाथ पता नहीं कब कनक के बालों को उसके कानों के पीछे करने के लिए बढ़ गए। उसे पता ही नहीं चला कनक भी उसकी खुशबू में खोई हुई थी। उसे तो खुद का होश भी नहीं था। अब तो उसे अपने पैरों का दर्द भी नहीं पता चल रहा था। आदित्य की पनाहों में उसे जितना सुकून महसूस हो रहा था उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका खुद पर जब कोई अख्तियार ना रहा तो उसने अपने होंठ आदित्य की तरफ बढ़ा दिए। एक दूसरे की हरकत पर दोनों ही होश में आए। दरअसल उन दोनों ने एक साथ ही एक दूसरे के नज़दीक जाने की कोशिश की थी। कनक ने आंखें खोल दी। आदित्य भी झटके से उसके ऊपर से उठ गया और बाहर चला गया। कनक भी उठकर बैठी। उसे अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी इस हरकत के बाद अब वो आदित्य का सामना कैसे करेगी। आदित्य रूम में आ गया था। वो जितना खुद को संभालना चाहता उतना ही और बेचैन हो रहा था। वो सबके सामने अपने इमोशन को छुपा सकता था, लेकिन कनक की थोड़ी सी करीबी से भी उसका खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता। दिल के जज्बात और चाहत बगावत करने लगते थे। वो चेंजिंग रूम में आया और अपने कपड़े निकाले। तभी उसे कनक की याद आई तो उसने जल्दी से अपने कपड़े एक तरफ फेंके और बाथरूम में चला गया। कनक अब भी बाथटब में ही बैठी थी और अपने हाथों को ठुड्डी पर रखकर किसी सोच में गुम थी। आदित्य जो टेंशन में अंदर आया था, उसने कनक को ऐसे देखा तो उसे इस ऑकवर्ड सिचुएशन में भी हंसी आ गई। लेकिन फिर उसने खुद को गंभीर बनाया और कहा, अगर तुम्हारा जलताप ख़त्म हो गया हो तो यहाँ से बाहर चलोगी? कनक ने आंखें खोल दी लेकिन कुछ कहा नहीं, बस अपनी बाहें फैला दी। आदित्य ने उसे गोद में उठा लिया और लेकर चेंजिंग रूम में आ गया। उसने कनक को फिर से अपनी टी शर्ट और शॉर्ट्स पकड़ाए और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला आया। चेंज करने के बाद उसने कनक को उठाया और बेड पर ले आया और वहाँ से जाने को हुआ, लेकिन रुक गया। कनक की बाहें अब भी उसके गले में ही थी
और वो उसे ही देख रही थी। उसे अब तक घटी सारी बातें याद आ गई। उसने कनक के हाथ अपनी गर्दन से हटाए और धीमी आवाज़ में कहा, क्या हरकत थी ये? कनक को समझ में आ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर भी उसने अनजान बनते हुए कहा, कौन सी हरकत? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस कमरे में 2 लोग रहते हैं, तुम बिना कपड़ों के बाहर क्यों आई? आदित्य ने उसे घूर कर कहा, आप घर पर रहते नहीं हैं तो हम इसी वजह से बाहर। कनक ने इधर उधर देखते हुए कहा, टॉवल में? आदित्य ने चिढ़कर कहा तो कनक धीरे से बोली, वो बाथरोब नीचे गिरकर गीला हो गया था। उसकी बात पर आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा, कभी बाथरोब गिर जाता है, कभी खुद गिर जाती हो। बेवकूफ़ लड़की, अपने दिमाग की जांच करवाओ, वो भी है या कहीं गिर गया है। कनक को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आज तो मैं था, लेकिन मेरी जगह कोई और भी हो सकता था, कोई सर्वेंट या फिर फैमिली मेम्बर। आदित्य ने भी गुस्से से पूछा, ओह, तो आपको ये सोचकर गुस्सा आ रहा है कि कोई और हमें उस तरह देख सकता था, है ना? वैसे हम आपको बता दें कि आपके अलावा इस टाइम कमरे में कोई भी नहीं आता। कनक ने उसकी बात को समझकर शांति से कहा। आदित्य चुप ही रहा। वैसे आज आप थे, आपकी जगह आपका हमें उस तरह देखना गलत क्यों नहीं है मिस्टर मलिक? कनक ने उसकी ही कई बात को अक्षरश दोहराया, फिर उसकी आंखों में देखकर अपना सवाल किया। क्योंकि मैं आदित्य, आधी बात कहकर खामोश हो गया। फिर बात बदलते हुए कहा, तुम कभी दरवाज़ा क्यों नहीं बंद करती? क्योंकि हमें अकेले कमरे में डर लगता है, कनक ने कहा। तो आदित्य को तकलीफ हुई। अगर वो अपने काम के चक्कर में बाहर ना रहता तो कनक को ऐसे डर कर नहीं रहना पड़ता। वो उसके पास चढ़कर खिड़की के पास आ गया। कनक ने भी उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए। उसने दिल ही दिल में कहा, क्यों हैं आप ऐसे मिस्टर मलिक? क्यों आप नहीं कहते अपने दिल की बात? पता नहीं क्यों, लेकिन हमें लगता है कि आप भले ही हमसे नफ़रत दिखाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आप जितना हमारे लिए बेपरवाह बनते हैं उतने नहीं हैं। होंठों से आप भले कुछ भी कहते हो, लेकिन हमें आपकी आंखों में वही जज्बात नज़र आते हैं जो हमारे दिल में हैं आपके लिए। राजेंद्र जी को कॉल करने के बाद उसने वंदना को कॉल करके बुलाया कि वो आकर कनक का हुलिया ठीक करें। राजेंद्र जी के आने से पहले वो भी अभी कुछ देर बाद घर आने वाले थे। वंदना के साथ ही विक्रम भी चला आया। कनक के बारे में सुनकर दोनों अंदर पहुंचे तो दोनों को ही कनक को देखकर हंसी आने लगी। कनक ने आदित्य के जो कपड़े पहन रखे थे वो उसमें 2-2 कनक आराम से फिट आ सकती थी। टी-शर्ट घुटनों से नीचे तो शॉर्ट्स भी पैरों में फुल आ रहे थे। वो इस समय किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी। वंदना ने तो माहौल की गंभीरता को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर ली, लेकिन विक्रम चाहकर भी खुद को खिलखिलाने से रोक नहीं पाया। कनक को पहले ही गुस्सा आ रहा था, अब वो और चिढ़ गई। भाई, कनक ने चिढ़कर कहा तो विक्रम ने कहा, सॉरी सॉरी कनक, लेकिन तुम लग ही इतनी क्यूट रही हो कि रहने दीजिए भाई, हम जानते हैं कि हम कार्टून लग रहे हैं। कनक ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह। विक्रम ने उसके बालों में प्यार से हाथ फेर कर कहा, पैर कैसा है आपका भाभी? वंदना ने पूछा। ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। कनक ने कहा, डोंट वरी, पापा आ ही रहे होंगे, तब तक तुम चेंज कर लो, मैं भाई के पास जा रहा हूँ। विक्रम ने कहा और बाहर चला गया। वंदना ने कनक को उसके कपड़े पहनाए। तब तक राजेंद्र जी भी आ गए। उन्होंने कनक के पैरों को चेक किया और बोले, अभी के लिए तो कुछ दवाएं और ऑइंटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन कल हॉस्पिटल आकर टेस्ट करवा लेना। अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ तो पता चल जाएगा। आदित्य ने हाँ में सर हिला दिया तो वो चले गए। अगले दिन विक्रम कनक को हॉस्पिटल ले गया। एक्सरे में पता चला कि उसके पैर में फ्रैक्चर है। आदित्य किसी मीटिंग में था। आज की मीटिंग में उसका होना ज़रूरी था, वरना वो कनक को कभी किसी के भरोसे नहीं छोड़ता। मीटिंग में भी उसे बार बार कनक का ही ख्याल आ रहा था। मीटिंग ख़त्म होते ही उसने राजेंद्र जी को कॉल किया तो राजेंद्र जी ने उसे कनक की रिपोर्ट्स के बारे में बता दिया। घबराने वाली तो कोई बात नहीं है ना चाचू? आदित्य ने चिंतित स्वर में पूछा। कनक के लिए आदित्य की फिक्र देखकर राजेंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, नहीं, आप टेंशन मत लो, टाइम पर दवाइयाँ लेने और रेस्ट करने से 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर आदित्य ने राहत की सांस ली। राजेंद्र जी ने कहा, आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि कनक पैरों पर ज़्यादा जोर न डालें। अपनी पत्नी का ख्याल रखना बेटा। जी चाचू, आदित्य ने कहा और फ़ोन रख दिया। शाम में कनक से मिलने अंजलि और नील भी आए। सब कनक के पास ही बैठकर चाय नाश्ता करते हुए गप्पे मार रहे थे। वैसे तूने बताया नहीं कि तुम दोनों बाथरूम में ऐसा क्या कर रहे थे कि कनक का पैर ही फ्रैक्चर हो गया? नील ने अचानक से कहा तो आदित्य की चाय सरक गई और वो खांसने लगा। कनक भी शर्म से लाल हो गई। नील, आप क्या करते हो? कभी मौका देखकर कुछ कहा करो, अंजलि ने आदित्य की पेट सहलाते हुए कहा। अरे मैंने ऐसा भी क्या गलत कहा? तुम ही बताओ, कनक कितना बड़ा कमरा है तुम्हारा। अगर अपना रोमांस यहीं कंटिन्यू करते तो कम से कम उसमें 1 हफ्ते का ब्रेक तो नहीं लगा होता ना।
नील ने इस बार कनक को अपने लपेटे में लिया। कनक को और ज़्यादा शर्म आने लगी। उसने अपनी पलकें झुका ली। आदित्य ने उसे नर्वस देखा तो कहा, हम अपना रोमांस बेडरूम में करें या बाथरूम में, ये हमारा पर्सनल मैटर है। तुझे क्या परेशानी है जो घुस रहा है हमारे बीच? मुझे क्या परेशानी होगी यार, बल्कि मुझे तो रोमांस करने का एक नया टिप्स मिल गया है अपने लिए। कहते हुए उसकी नज़र अंजलि पर गई तो वो उसे घूर रही थी। ये देखकर नील ने तुरंत अपने मुंह पर उंगली रख ली, जैसे उसे समझाना चाहता हो कि अब वो कुछ नहीं बोलेगा। आदित्य ने चाय ख़त्म की और नील के गले में हाथ डालकर उसे उठा लिया। नील ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहा है यार, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ यार। कोई बात नहीं, अभी मुझे तेरी ज़रूरत है। चलो तुम्हें कुछ और टिप्स देने हैं, उसने बहुत ही प्यार से कहा। देख, जब भी तू ऐसे मुस्कुराता है तो बहुत डर लगता है मुझे। मैं नहीं जाऊँगा कहीं, जो भी कहना है यही कह, नील ने बेचारा जैसा मुंह बनाकर कहा। अरे मुझसे क्या डरना, वैसे भी मुझे जो कहना है इन लोगों के सामने बोलूँ ये तो तू भी नहीं चाहेगा है ना? आदित्य ने फिर मुस्कुरा कर कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नील ने नारा लगाना शुरू कर दिया तो आदित्य भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और उसे लेकर वहां से बाहर चला गया। कनक और अंजलि भी नील की नौटंकी पर मुस्कुरा उठी। इस बार आदित्य ने पर्सनली कनक का बहुत ख्याल रखा था। उसके ऑफिस जाने के बाद वंदना कनक के साथ रहती। उसने एक नर्स भी उसे नहलाने धुलाने और बाथरूम ले जाने के लिए हायर की थी। एक दिन वो दोपहर में जल्दी घर आ गया। उसने देखा कनक धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश कर रही थी। उसने दरवाजे पर से ही कहा, क्या कर रही हो ये? कनक अचानक से उसकी आवाज़ पर चौंक गई, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी। आदित्य ने जल्दी से आकर उसे संभाल लिया और धीमी मगर गुस्से भरी आवाज़ में कहा, लगता है दूसरा पेड़ भी तुड़वाने का मन है तुम्हारा। कनक उसकी नज़दीकी से हमेशा ही सिहर जाती थी, इसलिए चुप ही रही। आदित्य ने उसे बेड पर बैठा दिया। कुछ देर बाद उसने फिर उठने की कोशिश की तो इस बार उसे लेटाने की कोशिश करता हुए कहा, तुम एक जगह शांत होकर नहीं बैठ सकती क्या? कहाँ मैराथन दौड़ने जाना है तुम्हें इस टूटे पैर के साथ? कनक ने अब कोई चारा नहीं देखा तो मजबूरी में धीरे से कहा, हमें बाथरूम जाना है। कनक ने अपनी बात कहकर आंखें मींच ली थी और आदित्य भी झेंप गया। उसने कनक को बाथरूम में पहुंचा दिया और फिर जब कनक ने आवाज़ दी तो उसे बाहर ले आया। तभी नर्स भी आ गई। उसने आदित्य को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर मलिक। आदित्य ने उसे इग्नोर कर दिया और कनक को लाकर बेड पर बहुत संभाल कर बैठा दिया। नर्स को उसका शांत रवैया देखकर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कनक समझ गई थी कि ये तूफान आने से पहले की शांति थी। कनक ने मन ही मन कहा, तुम थोड़ी देर और बाहर नहीं रह सकती थी? खुद ही चली आई हिटलर के पास। तुम्हारी दोपहर तो इतनी गुड बनाएंगे मिस्टर डेविल की ज़िंदगी भर गुड आफ्टरनून बोलना भूल जाओगी। आदित्य कनक को ब्लैंकेट ओढ़ाने लगा तो नर्स ने कहा, रहने दीजिए सर, मैं कर लूँगी। आदित्य ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और अपना काम ख़त्म करके नर्स की तरफ पलटा। नर्स ने देखा कि उसके चेहरे पर अब तक जो सॉफ्टनेस दिख रही थी वो अब गुस्से में बदल चुकी थी। आई डिड समथिंग रॉन्ग सर, नर्स ने डरते हुए कहा। आदित्य ने उसका सवाल सुना तो भड़क गया और उसको डांटना शुरू कर दिया। तो कनक ने कानों में उंगली डाल ली। उसे बेचारी नर्स पर तरस आ रहा था और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर हंसी भी, लेकिन उसकी सारी मुस्कान तब गायब हो गई जब आदित्य ने कहा, तुम्हें किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? कनक ने जल्दी से मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए कहा, वो हमें लग रहा है कि एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे, बस इसीलिए खुशी हो रही थी। ज़्यादा खुश मत हो। थोड़ी देर पहले जो हरकतें तुम कर रही थी ना, उस हिसाब से तो अभी 4-5 महीने और बिस्तर पर ही रहने वाली हो। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा और बाहर चला गया। कनक ने मुंह बना लिया। उसकी नर्स पर नज़र पड़ी, जिसका मुंह अब भी लटका हुआ था। वो अब भी अटेंशन वाली पोजीशन में खड़ी थी। आदित्य के जाने के साथ ही उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कनक से कहा, कितना गुस्सा आता है इन्हें मैडम, कैसे झेलती हैं आप इन्हें? भगवान भरोसे, कनक ने कंधे उचकाते हुए कहा और हंसने लगी। लेकिन जो भी हो मैडम, आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। देखे ना, उनके गुस्से में भी आपकी परवाह दिख रही है, नर्स ने कनक के पास बैठते हुए कहा। तो कनक की मुस्कान फीकी हो गई। उसके दिमाग में फिर बहुत कुछ चलने लगा। दीपिका जी, शीतल जी, अंजलि, ललित और अब नर्स, सबका यही कहना है कि आदित्य उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन वहीं आदित्य का अजीबोगरीब व्यवहार, कभी कड़वी बातें कहना तो कभी उतनी ही केयर। इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते ना मिस्टर मलिक? हमें भी आपके कहने और करने में बहुत फ़र्क नज़र आता है। अगर आप सच में हमसे नफ़रत करते तो हमारी इतनी केयर कभी नहीं करते। कुछ तो ऐसा है जो आप हम सबसे छुपा रहे हैं, कनक ने मन में सोचा। आदित्य की नींद रात में खुली। उसे अपने ऊपर किसी चीज़ के होने का एहसास हुआ। उसने देखा कि कनक ने अपना पैर उसके पैरों पर रखा है
और हाथ को उसके सीने पर उसने कनक की तरफ देखा। वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आदित्य ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। उसने धीरे से अपना पैर निकाला और कनक का हाथ अपने पर से हटा दिया। उसका ब्लैंकेट ठीक करके फिर सोने की कोशिश करने लगा। अभी कुछ समय ही बीता होगा कि कनक ने फिर उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया। इस बार उसने आदित्य की टी शर्ट की कॉलर को पकड़ रखा था। आदित्य ने उसे हटाने की कोशिश की तो वो कसमसाने लगी, इसलिए उसने उसे ऐसे ही रहने दिया। कनक का ब्लैंकेट दूसरी तरफ जा गिरा था तो आदित्य ने उसे अपने ही ब्लैंकेट में सुला लिया। इस सब में उसकी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने कनक के चेहरे की तरफ देखा। वो सोते समय बहुत प्यारी लग रही थी। उसने करवट ली और कनक के चेहरे को देखने लगा। पहली बार उसे ये मौका मिला था जब वो उसे इतने करीब से एकटक देख सकता था। वो उसकी बीवी थी, उसका प्यार, उसका दिल हो रहा था कि वो उसे अपनी बाहों में भर ले और उसके माथे को चूम ले। ये उसका हक था। वो उसे जब तक चाहे निहार सकता था, प्यार कर सकता था, लेकिन उसकी मजबूरियाँ उसे इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। ये सब सोचते वो नींद के आगोश में चला गया। सुबह कनक की नींद खुली तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसके चेहरे के बेहद करीब आदित्य का चेहरा था और वो उसकी बाहों में थी। वो हमेशा ही अपने और आदित्य के बीच में पिलो और कुशन से एक बाउंड्री बना देती थी, लेकिन शायद कल वो ये करना भूल गई और नींद में उसके करीब आ गई थी। आदित्य भी गहरी नींद में था। कनक ये मौका खोना नहीं चाहती थी। वो उसे देखने लगी, फिर उसके माथे पर प्यार से अपने होंठों की मोहर लगाकर वहाँ से हट गई। ये अलग बात थी कि उसका आदित्य की बाहों से निकलने का ज़रा सा भी मन नहीं था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर वो जाग गया तो उसे गलत समझेगा। उसे लगेगा कि वो जानबूझकर उसके करीब आई है। कनक बाथरूम में चली गई तो आदित्य ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने माथे को छुआ तो उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। दरअसल वो सो नहीं रहा था। कनक के जागते ही उसकी नींद भी खुल गई थी, लेकिन कनक एम्बुलेंस ना हो इसलिए उसने आंखें नहीं खोली। बंद आंखों से भी वो कनक की नज़रों को खुद पर महसूस कर सकता था। जब कनक ने उसे किस किया तो उसका दिल बेचैन हो उठा था उसे बाहों में भरने के लिए। रात में तो उसने अपने दिल को समझा लिया था, लेकिन कनक के प्यार की उसे एक निशानी को पाकर दिल फिर से बगावत पर आमादा हो गया था। वो खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। तब तक कनक नहाकर बाहर आ गई। उसने एक नज़र आदित्य पर डाली। उसकी आंखें बंद थी। कनक को लगा कि वो अब भी सो रहा है, इसलिए उसने राहत की सांस ली। वरना आज उसने जो हरकत की थी, अगर उस समय वो जग गया होता तो उसकी तो बैंड बज जानी थी। आदित्य नीचे आया तो उसकी नज़रें एक बार फिर कनक पर ठहर गई। हमेशा सूट पहनने वाली कनक ने आज स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। खुले बाल, आंखों में गहरा काजल, होंठों पर लिपस्टिक के साथ भरी भरी चूड़ियाँ और सिंदूर, मंगलसूत्र। कनक का सादगी भरा रूप भी कहर ढाता था। आज तो फिर भी उसने मेकअप किया हुआ था। पता नहीं ये कनक के श्रृंगार का जादू था या सुबह कनक की हरकत का असर। आदित्य खोया हुआ सा उसको एकटक देख रहा था। किसी के गला साफ करने की आवाज़ पर उसका ध्यान भंग हुआ। उसने देखा उसके सामने शीतल जी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। आपकी ही धर्मपत्नी है, आराम से उन्हें अपने सामने बैठाकर दीदार कर लीजिए, उन्होंने आदित्य को छेड़ते हुए कहा। तो वो झेंप गया। जी भाई, आप चाहें तो भाभी को रूम में भी ले जा सकते हैं, हम ज़रा भी माइंड नहीं करेंगे, वंदना ने मज़े लेते हुए कहा। आदित्य की नज़रें सहसा ही कनक पर चली गई। उसके होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान थी, आंखों में चमक और चेहरे पर अलग ही रौनक। उसके चेहरे को देखकर कोई भी समझ सकता था कि आज वो बहुत खुश है। आदित्य इस खुशी की वजह शायद समझ भी रहा था। दोनों कुछ देर और एक दूसरे को देखते, तभी विक्रम की आवाज़ आई। ये कमरा में ले जाने वाला चांस मुझे क्यों नहीं मिलता है कभी, विक्रम ने वंदना की बात को लेकर उसे छेड़ते हुए कहा। तो वंदना उसे घूरने लगी। शीतल जी ने उसके कान पकड़े और प्यार से चपक लगाते हुए कहा, बेटा ये चांस उनके लिए है जो कभी कभी रोमांटिक मूड में होते हैं, उनके लिए नहीं जो दिन भर मजनू बने बीवी के आगे पीछे घूमते फिरते हैं। इस बार झेंपने की बारी विक्रम और शर्माने की बारी वंदना की थी। आदित्य ने भी जल्दी से वहाँ से जाने के इरादे से कहा, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। दरअसल उसे समझ आ गया था कि आज शीतल जी सबकी टांग खींचने के मूड में, इसलिए उसे यहाँ से हटना ही सही लगा। चुपचाप बैठिए आप, कनक ने बहुत प्यार से नाश्ता बनाया है, आज बिना खाए आप कहीं नहीं जाएंगे, दीपिका जी ने स्ट्रिक्ट होकर कहा। तो वो भी नाश्ता करने बैठ गया क्योंकि आज उसे भी कुछ देर और कनक के दीदार की तलब थी। सब एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त थे। कनक की नज़रें बार बार आदित्य से टकरा रही थी। उसकी उन गहरी बोलती आंखों से कनक को अब भी सिहरन होने लगी थी। प्यार तो वह हमेशा से ही आदित्य से करती थी, लेकिन अब कुछ और अनजानी सी ख्वाहिशें उसके दिल में शोर मचाने लगी थी, जिन्हें अभी वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। डोरबेल बजी तो एक नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला। सबकी नज़र उस तरफ चली गई। सबको थोड़ी हैरानी भी हो रही थी।
दरवाजे पर आरोही खड़ी थी। उसे देखकर कनक, विक्रम और वंदना का मुंह बन गया। वो उन लोगों की तरफ चली आई। उसने अनुराग जी और दीपिका जी के पैर छुए तो दोनों ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। जब वो शीतल जी के पैर छूने झुकी तो उन्होंने बेमन से कहा, खुश रहो। अचानक कैसे आना हुआ? आरोही कुछ बोलती उससे पहले ही आदित्य ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आरोही ने हमारी कंपनी ज्वाइन की है, इसलिए अब वो तब तक यहीं रहेगी जब तक कंपनी की तरफ से फ्लैट नहीं मिल जाता है। कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? नहीं बेटे, परेशानी कैसी? अच्छा है ना, कनक और वंदना को भी कंपनी मिल जाएगी इनके यहाँ रहने से। अनुराग जी ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें अपने घर में अच्छा नहीं लगता क्या? हमेशा यहाँ आने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हो तुम? विक्रम ने आरोही को घूरते हुए पूछा। तो दीपिका जी ने कहा, विक्रम, आरोही हमारी मेहमान है, आपको उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बड़ी माँ, मेहमान तो वो होते हैं ना जो कभी कभी आते हैं, लेकिन ये तो साल के 365 दिन में से 265 दिन यहीं पड़ी रहती हैं। विक्रम ने चिढ़कर कहा। इनफ विक्रम, आदित्य ने तेज आवाज़ में विक्रम को डांटा। तो विक्रम वहाँ से चला गया। उसके पीछे वंदना, सॉरी आरोही, तुम तो जानती हो ना विक्रम को कुछ भी बोलते टाइम सोचता नहीं है, आदित्य ने आरोही से माफ़ी मांगते हुए कहा। तो आरोही ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, इट्स ओके आदि, मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा। कनक ने जब उन दोनों के हाथों की तरफ देखा तो उसने भी तेज़ आवाज़ के साथ अपना स्पून प्लेट में गिरा दिया और अपने कमरे की तरफ चली गई। आदित्य ने अपना हाथ आरोही के पकड़ से आज़ाद किया और हैरानी से जाती हुई कनक को देखा। उसे उसका इस तरह से जाना समझ नहीं आया। आरोही की नज़रों ने भी कनक का पीछा किया और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वहीं दीपिका जी और शीतल जी के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें नजर आने लगी। आरोही मलिक मैंशन में ही रहने लगी थी। विक्रम और वंदना इसके खिलाफ थे। मन तो शीतल जी और दीपिका जी का भी नहीं था, लेकिन आरोही मानसी बुआ की रिलेटिव थी, इसलिए वो उसे यहाँ रहने से मना नहीं कर पाए। सबको डर था कि कहीं आरोही के रहने से आदित्य और कनक के बनते हुए रिश्ते बिगड़ न जाएं। हुआ भी वही जिस बात का डर था। आरोही ने आते ही अपनी हरकतें शुरू कर दी। आदित्य और कनक दोनों को ही अपने बिजी शेड्यूल की वजह से साथ रहने के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता था। आदित्य घर भी कम ही रहता था। अब जैसे ही वो घर आता, आरोही किसी न किसी बहाने से उससे चिपक जाती। सभी घर वालों को उसकी इन हरकतों पर अब गुस्सा आने लगा था। बुरा तो कनक को भी लगता था, लेकिन वो ये सोचकर खुद को समझा लेती कि भले ही आदित्य उसका पति हो, लेकिन उसने आज तक उसे अपनी पत्नी नहीं माना है और न ही उसे अपनी पत्नी होने का कोई हक दिया है। ऐसे में वो क्या कर सकती थी? वैसे भी आरोही उसकी बचपन की दोस्त है, या फिर शायद दोस्त से बढ़कर, और वो एक उपेक्षित पत्नी। क्या हुआ कि उनकी शादी को महीने बीत गए थे, लेकिन वो दोनों आज भी नदी के दो किनारों की तरह थे, जिनका साथ चलना तो लिखा था पर मिलना उनकी किस्मत में था ही नहीं। इसीलिए तो शादी के इतने दिनों बाद भी आदित्य उससे उतना दूर रहता था जितना कि पहले दिन। रात में सब डिनर कर रहे थे, तभी अनिरुद्ध जी ने कहा, आदि कल आप फ्री हैं? कोई ज़रूरी मीटिंग तो नहीं है ना शाम में? नहीं डैड, कोई काम था आपको? आदित्य ने उनकी तरफ देखकर पूछा। हम चाहते हैं कि कल शाम आप कनक को लेकर कहीं घूमाओ, अनिरुद्ध जी ने कहा। लेकिन डैड, आदित्य ने कहा तो अनिरुद्ध जी उसे टोकते हुए गंभीरता से बोले, हम जानते हैं ये शादी अचानक से हो गई, लेकिन अब शादी हुए बहुत वक्त हो चुका है। हमें लगता है कि अब आप दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एक साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। हम भी अनिरुद्ध के फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं। आपको कनक को साथ लेकर ज़रूर जाना चाहिए। अगर इतने टाइम बाद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने ही असहज हैं तो शायद हमें अपने फ़ैसले पर अफसोस करने की ज़रूरत है। शायद हमने आप दोनों के साथ नाइंसाफ़ी कर दी है, अनुराग जी ने कहा। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। ओके डैड, हम चले जाएंगे, आदित्य ने कहा। वो अनुराग जी को परेशान नहीं देख सकता था। आरोही ने सुना तो उसके हाथ खाना खाते हुए रुक गए। उसे अनिरुद्ध जी और अनुराग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, बस मन मसोस कर रह गई। दीपिका जी और शीतल जी ने खुश होकर एक दूसरे को देखा। ये उनका ही प्लान था। उनका मानना था आरोही के आने के बाद से जो दूरियां आ रही हैं उन दोनों के बीच शायद एक साथ वक्त बिताने पर कुछ कम हो जाए। आज कनक बहुत खुश थी। शादी के बाद पहली बार वो आदित्य के साथ कहीं बाहर जा रही थी, वो भी उसकी पत्नी होने की हैसियत से। उसने अलमारी से निकालकर कपड़ों का ढेर बिस्तर पर लगा दिया था। वो कभी किसी ड्रेस को खुद पर ट्राई करती तो कभी किसी दूसरी ड्रेस को। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने जिसमें वो आदित्य का परफेक्ट मैच लग सके और आदित्य की नज़रें उस पर ठहर जाएं। लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो थक कर बिस्तर पर बैठ गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है हमारे पास, अब क्या करें, क्या पहने? ये देखकर दीपिका जी मुस्कुरा उठी। वो कब से कनक को परेशान होते हुए देख रही थी।
वो उसके पास चली आई। माँ आप कब आई? कनक ने उनको अपने सामने देखकर खड़े होते हुए पूछा। दीपिका जी ने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तभी जब हमारी बेटी अपने कपड़ों के साथ एक जंग लड़ रही थी। माँ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आखिर क्या पहने जो उन्हें अच्छा। कनक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो अचानक से बोल तो गई, लेकिन अब उसे शर्म आने लगी थी। उसने अपना सिर झुका लिया। दीपिका जी ने प्यार से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, हम बहुत खुश हैं ये देख कर कि आपने अनिरुद्ध और पापा की कल की बात को इतना सीरियसली लिया है। कनक ने कुछ नहीं कहा तो दीपिका जी फिर बोली, अच्छा चलिए आज हम आपको अपने हाथों से तैयार करेंगे। कनक ने अपने आप को शीशे में देखा तो शर्मा गई। दीपिका जी ने उसे पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनाई थी। बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ दिया था। कानों में बड़े बड़े ईयरिंग और गले में पतला सा नेकलेस, मैचिंग चूड़ियाँ और मेकअप में वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वाह क्या बात है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आज तो आदि के होश उड़ने वाले हैं, शीतल जी ने अंदर आते हुए कहा। तो कनक के गाल शर्म से लाल हो गए। रियली भाभी आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि मेरा तो मन है आज मैं ही आपको डेट पर ले जाऊं। पर अफसोस काश कि मैं एक लड़का होती, वंदना ने नौटंकी करते हुए कहा। अब तक वो भी अंदर आ चुकी थी। कनक को उन लोगों की बातों से और भी शर्म आने लगी। उसे शर्माता हुआ देखकर दीपिका जी ने सबको प्यार से झिड़कते हुए कहा, बस करिए आप लोग, अब हमारी बेटी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। आदित्य जल्दी जल्दी अपना कुछ काम करके घर के लिए निकला। उसे आज कनक को अपने साथ लेकर डिनर पर जाना था। आज वो थोड़ा खुश भी था और थोड़ा परेशान भी। अपनी बीमारी के बारे में सोचकर वो कनक से दूर रहना चाहता था, लेकिन कनक के साथ टाइम बिताने का सोचकर उसे खुशी भी हो रही थी। आज पूरा दिन उसने इसी सोच में बिता दिया था। दिल और दिमाग की जंग में आखिरकार उसने दिल की सुनी और कनक के साथ बाहर जाने का फ़ैसला किया। उसने आज ये भी फैसला कर लिया था कि वो कनक को अपने बारे में सब कुछ बता देगा। उसकी पत्नी होने के नाते ये कनक का हक है कि उसे अपने पति के बारे में सब पता होना चाहिए। अब वो उसे और अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। उसके बाद ये फैसला कनक का होगा कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। अब इस शादी का फ्यूचर कनक के फैसले पर टिका था। रात के 8 बज गए थे। आदित्य ने 6 बजे तक आने का ही टाइम दिया था, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं था। दीपिका जी ने बेचारगी वाले भाव के साथ शीतल जी की ओर देखा, फिर दोनों कनक को देखने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। आता भी क्यों ना, सिर्फ उसके साथ जाने के लिए ही तो वो आज अपने पूरे दिन का काम दोपहर तक ही निपटा कर आई थी। धीरे धीरे 2 घंटे और बीत गए। कनक का गुस्सा अब फिक्र में बदल गया था। अब उसे आदित्य की चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। ऐसा तो कभी नहीं करते आदि। अगर उन्हें देर से आना था तो कम से कम एक कॉल तो कर ही देते। शीतल जी ने कहा। उनका पहले भी जाने का मन नहीं था कहीं, इसीलिए तो। वंदना ने कहते हुए कनक की तरफ देखा, लेकिन कनक के एक्सप्रेशन देखकर चुप हो गई। फिर भी उसकी अधूरी बात का मतलब सब समझ ही गए थे। आई एम सॉरी बेटा, आप जाकर चेंज कर लीजिए। आदि ने आज ये ठीक नहीं किया। दीपिका जी के लहजे में शर्मिंदगी थी। हद होती है लापरवाही की भी। अगर उन्हें नहीं जाना था तो पहले ही मना कर देते, तो कनक को अपना सब काम छोड़कर घर तो नहीं बैठना पड़ता। हम ये बेवकूफ़ हैं जो उनसे कोई उम्मीद लगा बैठे हैं। उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है, अनिरुद्ध जी ने गुस्से में कहा। उनका सब्र अब तक जवाब दे गया था। अनिरुद्ध आदित्य को शायद दीपिका जी ने उन्हें शांत करवाना चाहा, तो अनिरुद्ध जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, बस करिए दीपिका, आप कब तक अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती रहेंगी। कनक ने उसकी बात सुनकर उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, पापा आप प्लीज़ माँ पर गुस्सा ना हो, वो ठीक कह रही हैं। अगर मिस्टर मलिक को हमारे साथ नहीं जाना होता तो कल ही मना कर देते। ये तो आप सब भी जानते हैं कि वो कोई झूठा वादा नहीं करते हैं। उनके घर न आने की वजह कुछ और ही है। शायद वो किसी ज़रूरी काम में फंस गए होंगे। ठीक है बेटे, हम समझते हैं आपकी बात को, लेकिन अपनी पत्नी से ज़रूरी ऐसा कौन सा काम हो गया जो उन्हें एक फ़ोन भी करने का टाइम नहीं मिला। इस बार अनुराग जी ने कहा। उन्हें भी बुरा लगा था आज आदित्य के न आने का। दादू आप परेशान मत हो, हमें इस बात का बुरा नहीं लगा है। डिनर तो हम कल भी जा सकते हैं। हमें अभी उनकी फ़िक्र हो रही है। आप सबको पता है ना कि वो इतने लापरवाह नहीं है। कनक ने अनुराग जी के पास बैठकर उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहा। सबने कनक की तरफ देखा। कितना यकीन था उसे अब भी आदित्य पर। आज सबसे ज़्यादा बुरा उसी को लगा होगा, लेकिन फिर भी वो आदित्य की गलती को ढकने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए सबके गुस्से को कम करने की कोशिश कर रही थी। अनुराग जी ने कनक के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बहुत खुशकिस्मत है आदि जो उन्हें आपके जैसी जीवन साथी मिली है। बस इस बात को वो भी जल्दी से समझ लें। रात के करीब 11 बजे आदित्य की कार का हॉर्न सुनाई दिया।
तो कनक भागते हुए दरवाजे पर आई। वो कब से भगवान से उसके सही सलामत होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। अनुराग जी को उसने ज़बरदस्ती सोने के लिए भेज दिया था, बाकी सब लोग वहीं बैठे थे। उसके चेहरे का रंग तब उड़ गया जब उसने देखा कि आदित्य के साथ आरोही भी गाड़ी से उतरी। वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। देखने से पता चल रहा था कि उसने बहुत ड्रिंक की है। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। आरोही तेज़ आवाज़ में गाते हुए अपने डगमगाते हुए कदमों से आगे बढ़ी। आदित्य उसे संभालते हुए अंदर आया। उसकी नज़र कनक पर पड़ी। उसे इस तरह तैयार देखकर वो शर्मिंदा सा हो गया। हालांकि अब तक कनक का चेहरा मुरझा सा गया था, पता नहीं गुस्से से या फिर तकलीफ से, ये बात उसे समझ नहीं आई। लेकिन आदित्य फिर भी समझ गया था कि कनक आज दिल से उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई थी। जब तक वो दरवाजे तक पहुंचता, कनक पलटकर अंदर जा चुकी थी। वो दोनों भी अंदर आ गए। दीपिका जी ने उसे देखा तो उसकी तरफ आ गई और एक नज़र आरोही की हालत पर डालते हुए पूछा, कहाँ रह गए थे आप अभी तक, और ये आरोही को क्या हुआ? आंटी, हम ना पार्टी में थे। मैंने ना आज बहुत थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। तो आरोही ने बात अधूरी ही छोड़ दी और मुंह पर हाथ रखकर भागते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। शायद उसे उल्टी आ रही थी। सबने आरोही की अधूरी बात का मतलब ये निकाला कि वो और आदित्य साथ में पार्टी कर रहे थे। अनिरुद्ध जी ने एक नज़र कनक को देखा तो कनक को शर्मिंदगी होने लगी, क्योंकि वो सही थे। कनक ही बेवकूफ़ों की तरह उसके लिए सबको कन्वेंस करने की कोशिश कर रही थी। अनिरुद्ध जी तेजी से अपने कमरे में चले गए। उनके पीछे ही बाकी सब भी। बस वहाँ वंदना और विक्रम ही बचे थे। आदित्य ने कनक की तरफ देखा। तब तक उसे भी समझ आ गया था कि सबको क्या गलतफहमी हुई है। उसने कनक से कुछ कहना चाहा, लेकिन कनक उसकी बात सुने बिना ही पलटकर अपने कमरे में चली गई। ये आपने ठीक नहीं किया भाई। क्यों आप उसके साथ ऐसा करते हैं? मैं जानता हूँ कि आप भी कम तकलीफ़ में नहीं हैं, लेकिन मैं उसकी आंखों का खालीपन नहीं देख पाता। आप सीधे सीधे इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए, लेकिन इस तरह किसी और के साथ होकर उसे तकलीफ़ मत दीजिए। विक्रम ने कहा, भाई आज भाभी बहुत खुश थी। दोपहर से ही रेडी हो रही थी, सिर्फ आपके लिए, आपके साथ बाहर जाने के लिए। लेकिन आपने, वंदना ने कहा, वो इमोशनल हो गई थी। अगर आपको उसके साथ नहीं जाना था तो कम से कम उसे कोई झूठी उम्मीद भी तो मत दीजिए ना भाई। मैं बार बार अपनी बहन का दिल टूटते हुए नहीं देख सकता और न ही आपके बारे में कुछ गलत सुन सकता हूँ। विक्रम ने कहा और कमरे में चला गया। भाई आप भी अपने रूम में जाइए और हो सके तो भाभी को मना लीजिएगा प्लीज़, वंदना ने कहा और वो भी विक्रम के पीछे चली गई। आदित्य अपने कमरे में आया तो देखा कि कनक सो गई थी। उसने ब्लैंकेट से अपने मुंह को ढक रखा था। उसने गहरी सांस ली और चेंज करने चला गया और फिर वापस आकर बेड पर अपनी साइड में लेट गया। उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। वो आज खुद भी कनक के साथ जाना चाहता था, इसलिए उसने अपने बताए टाइम पर अपना सब काम भी कंप्लीट कर लिया था। उसे याद आया जब वो ऑफिस से निकल रहा था, तभी उसे एक फ़ोन आया। फ़ोन पर किसी ने बताया कि आरोही किसी पार्टी में थी और उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी। उसे आरोही को इस कंडीशन में छोड़ना ठीक नहीं लगा, तो वो उस आदमी के बताए पते पर चला गया। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि आरोही कुछ देर पहले ही वहाँ से निकल गई है। उसने आरोही को फ़ोन किया। कई बार रिंग जाने पर भी फ़ोन पिक नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद वो घर चली गई होगी। ये सोचकर वो भी घर जाने के लिए निकलने लगा। तभी उसकी नज़र रास्ते में गिरे आरोही के फ़ोन पर पड़ी। फिर कुछ ही दूरी पर उसे आरोही का बैग भी मिला, जिसे वो हमेशा कैरी करती थी। एक बार ऑफिस में नील के पूछने पर उसने ये बताया था कि ये उसके पापा ने उसे गिफ्ट किया था, इसलिए उसके लिए बहुत स्पेशल है। तभी आदित्य ने भी उसको देखा था। अपने तेज़ दिमाग की वजह से उसे वो चीज़ें भूलती नहीं थी जो एक बार उसकी नज़र में आ गई हों। रास्ते में आरोही का सामान इस तरह पड़े होने से उसे अब उसकी फ़िक्र होने लगी थी। वो एक लड़की थी जो इस समय उसके घर में रह रही थी। ऊपर से फ़ोन पर उस अनजान शख्स ने बताया अनुसार वो नशे में थी, इसलिए वो उसे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता था। घंटों ढूंढने पर उसे आरोही एक मॉल के बाहर बैठी हुई मिली। वो सच में नशे में थी, इसलिए ऊटपटांग हरकतें कर रही थी। फिर भी वो किसी तरह से उसको घर लेकर आया। किसी के सिसकने की आवाज़ पर वो चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर निकला। उसने अपने बगल में सोई कनक पर नज़र डाली। ये तो पहले से ही जानता था कि वो सो नहीं रही है, लेकिन वो रो रही होगी ये तो उसने भी नहीं सोचा था। उसने अपने हाथ उसकी तरफ उसका ब्लैंकेट हटाने के लिए बढ़ाए, फिर कुछ सोचकर वापस खींच लिए, क्योंकि वो जानता था कि अभी वो बहुत गुस्से में है और इस समय उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। आदित्य अपने ऑफिस में बैठा था। आज पहली बार उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। पिछले 5 दिनों से कनक ने उसे एक शब्द भी नहीं बोला था। घर वालों को तो उसने सब बता दिया था। आरोही ने भी सबसे माफ़ी मांग ली थी, लेकिन कनक उस टाइम वहाँ नहीं थी। जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करता, वो वहाँ से एकदम हट जाती थी। उसे अब उसकी चुप्पी खलने लगी थी। का सुधरता हुआ रिश्ता फिर पहले की तरह हो चुका था। एक कमरे में भी दोनों ट्रेन के किसी डब्बे में सवार दो अनजान मुसाफिरों की तरह रह रहे थे।
कनक ने अपनी तरफ से उनके रिश्ते को सुधारने की हर कोशिश बंद कर दी थी। बेड पर फिर से तकिए की बाउंड्री बनने लगी थी। कुछ दिन तक तो उसने उसके गुस्से के कम होने का वेट किया, लेकिन अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। घर पर भाभी को देखने से जी नहीं भरता तेरा, जो ऑफिस में भी उनके ख्यालों में खोया हुआ है, नील ने उसे जानबूझकर छेड़ते हुए कहा, जबकि उसे उन दोनों के बीच क्या चल रहा है ये बात पता थी। शट अप नील, अभी मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दे, आदित्य ने चिढ़कर कहा। तुझे अकेला छोड़ने के लिए थोड़ी ना दोस्ती की है यार, जे वीरू की जोड़ी है हमारी, लंगोटिया यार है तू मेरा, ये बात अलग है, हमने कभी पहनी नहीं है। नील की लोटंकी चालू थी, वो उसका मूड ठीक करना चाहता था। तुम चुप करोगे कि मैं जाऊं? एक दोस्त मिला है जिसका मुंह कभी बंद ही नहीं होता, और एक बीवी है जो बोलने का नाम ही नहीं लेती है, आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा। गुस्से में उसके मुंह से असल बात बाहर आ ही गई थी। यही तो नील चाहता था। तूने उनसे बात करने की कोशिश की कभी? उसने कहा तो आदित्य ने झल्लाते हुए कहा, पिछले 5 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैडम के नखरे हाई लेवल पर हैं। बात करना तो दूर, मेरी बात सुनना भी नहीं चाहती वो। नील को हंसी आ गई। उसने कहा, किसी ने सही कहा है, हर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। तू सबको एटीट्यूड दिखाता है और वो तुझको। यहाँ मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है और तुझे हंसी आ रही है, इलाज करूँ तेरी हंसी का? आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा। तो नील ने कहा, तू मुझे छोड़ और अपनी होम मिनिस्ट्री पर कंसंट्रेट कर। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करूं, कैसे बात करूं मैं। वो तो कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है। मुझे अब उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही, आदित्य ने कहा। नील ने उसकी तरफ देखा, वो बहुत परेशान दिख रहा था। आदित्य बिना उसकी तरफ देखे अपनी ही धुन में कहा, उस दिन मेरी चाचू से बात हुई थी, उन्होंने कहा है इटली में उनके कोई परिचित डॉक्टर हैं जिन्होंने हाल ही में मेरे जैसी कई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को अंजाम दिया है। उन्होंने मेरे केस के बारे में भी उनसे डिस्कस किया है। उनका कहना है कि सर्जरी के सक्सेस होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि एक बार मैं उनसे इटली जाकर मिलूं। मैं उस दिन डिनर पर कनक से इसी बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि वो बीवी है मेरी, उसे पूरा हक है मेरे बारे में सब कुछ जानने का। उससे डिस्कस करने के बाद फिर घर वालों को ये सब बताना चाहता था। नील ने सुना तो खुशी से आकर उसके गले लग गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तू सच कह रहा है ना? मुझे तो पहले ही पता था कि तुझे कुछ नहीं होगा। भगवान हम सब के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते हैं। मैं अभी अंजलि को बताता हूँ, वो तो खुशी से उछल पड़ेगी ये सुनकर। अभी नहीं, पहले मैं खुद कन्फर्म हो जाऊँ, फिर सबको खुद ही बताऊँगा। तब तक मैं किसी को कोई झूठी होप नहीं देना चाहता। उससे पहले मैं अपनी मैडम को तो मना लूँ। आदित्य ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। टू बी कंटिन्यूड।